हाँ जी, नमस्कार। अगर बार-बार पढ़ने पर भी आपको संधि समझ में नहीं आ रही है या इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। मेरा प्रयास यह रहेगा कि किसी भी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए और उस टॉपिक में क्या-क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको किस तरह से पढ़ा जाए, इस बारे में बताया जाए, ताकि फिर आप उस टॉपिक को विस्तार से पढ़ें, तो कम समय में उस टॉपिक को तैयार कर पाओ और एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आप कर पाओ। आज हम संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। संधि की परिभाषा की बात करें, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन या विकार हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुस्तक और आल्य, इनको मिलाने पे क्या बन रहा है? पुस्तकालय बन रहा है। तो पुस्तक और आल्य को मैं एक साथ लिख देता हूँ। पुस्तकालय से पुस्तकालय बन रहा है तो उच्चारण में परिवर्तन हो रहा है। क और आ के स्थान पे का आ रहा है तो लेखन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो जब दो वर्णों के मिलने से उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। अब संधि को समझने से पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। संधि हम इसलिए नहीं समझ पाते कि हमें वर्णों के बारे में नहीं पता। वर्णों के बारे में मैंने एक विस्तार से भी वीडियो बनाया है वर्ण विचार नाम से, आप वह भी देख सकते हैं। यहाँ मैं संधि में जितना वर्णों का ज्ञान आवश्यक है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी लेटर्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में क ख ग घ ये वर्ण होते हैं। जैसे इंग्लिश में वोवेल्स होते हैं वैसे हिंदी में स्वर होते हैं। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं वैसे हिंदी में व्यंजन होते हैं। तो आपको पहले स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जो अनुस्वार क्या होता है, जैसे पंकज में पैर के ऊपर जो बिंदु है उसको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग क्या होता है, तो आपको वर्णों वर्णों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो ये बेसिक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद में जो वर्ण है, जो स्वर है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर जैसे मूल स्वर ए ई उ री, ये मूल स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं, वो कैसे बने हुए होते हैं? जैसे ए और ए मिलकर आ का निर्माण करते हैं। ई, दो छोटी ई मिलकर एक बड़ी का निर्माण करते हैं। तो जो ये संयुक्त स्वर बन रहे हैं, किस किस स्वर से बनकर कौन सा संयुक्त स्वर बनता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो क ख ग क ख ग घ च छ, ये जो व्यंजन है, तो ये व्यंजनों का निर्माण स्वरों की सहायता से होता है। जैसे कि क है तो ये आधे क में जब ए स्वर मिलता है तो ये क का निर्माण होता है। ये जो ख हलंत है, इसमें ए स्वर मिलता है तो ख का निर्माण होता है। यानी कि जो ये व्यंजन है, इनके अंदर ये स्वर छिपे हुए होते हैं। उसके बाद में आपको मात्राओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मात्राएं कैसे लगती है। जैसे कि का है तो का का निर्माण क हलंत में आ का स्वर मिलने से का का निर्माण हुआ है और आ की ये मात्रा लगी है यहाँ पे। तो कैसे स्वर की मात्रा लगती है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे आप संधि विच्छेद करोगे, संधि बनाओगे, तो आपको मात्राएं लगानी होगी। स्वरों को तोड़कर उनकी स्वरों की मात्राएं लगानी होगी। तो आपको सबसे पहले इसको लिखकर इसकी मात्राओं की प्रैक्टिस करनी है। तो जब आपको यह बेसिक नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद अपन संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर वर्ण से स्वर वर्ण का मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है। स्वर से व्यंजन, व्यंजन से स्वर या व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग से स्वर का या विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है तो विसर्ग संधि होती है। तो सबसे पहले अपन स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। जब स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ संधि के 3 नियम हैं कि पहले ए या आए और बाद में ए या आए, तो ए या आ और ए या आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या बड़ी ई हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या स्वर ई या बड़ी ई हो, तो वो मिलकर ई का निर्माण करेंगे। ऐसे ही ऊ या बड़ा ऊ या बड़े ऊ से मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करेगा। अब ये क्या है, इसके उसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हिमालय, तो हिमालय में हिम और आल्य 2 शब्द है। तो जैसा कि आपको पता है कि हिम में मैं जो व्यंजन है
मैं व्यंजन में ए स्वर छिपा हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैं को मैं हलंत और ए में डिवाइड कर दिया, इधर आले में आ को अलग लिख दिया। अब आपको पता है पहले शब्द का जो अंतिम स्वर है और द्वितीय शब्द का जो प्रारंभिक स्वर है, इन दोनों में जब ए या और आ हो तो वहां पे क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे ही का मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे ए और आ के स्थान पे दोनों को मिला के ये आ जाएगा। तो ये आ, अब ये जो मैं हलंत इसमें जुड़ेगा, तो मात्राएं कैसे जुड़ती है अपन ने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई का बनता है तो क के अंदर जब आ स्वर जुड़ता है तो का निर्माण होता है। ऐसे ही यहाँ पे मैं हलंत है तो इसमें आ जुड़ जाएगा तो माँ का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे माँ आ गया, फिर ये आगे लय आ गया, तो ये आगे लय लिख दिया, तो ये क्या बन गया, हिमालय। ऐसे ही अधीक्षक, अधीक्षक में धी है, धी को मैंने ध हलंत और ई में डिवाइड कर दिया। इक्षक का ई मैंने अलग लिख दिया, ई और बड़ी ई के मिलने से बड़ी ई का निर्माण हो रहा है, ये स्वर संधि का नियम है। तो सबसे पहले ऐसे कैसे आ जाएगा, ध हलंत में ई स्वर जुड़ेगा तो ये ई की मात्रा लिख दी, धी आ गया, और श और का ऐसे कैसे आ गया, ऐसे ही अधीक्षक बन गया। ऐसे ही आप इसे लिख कर देखिए, आपको भानुदय प्राप्त होगा। तो आपको इसको लिख कर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में जो ये एग्जाम्पल्स है इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आगे हम गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। गुण संधि के भी ये 3 नियम है। जब इधर ए या आ हो और इधर ई या ई बड़ी ई हो तो वहां पे ए बन जाता है। पहले शब्द का अंतिम स्वर ए या आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम स्वर ऊ या बड़ा ऊ तो वहां पे ओ बन जाता है। ए और आ के बाद में री आए तो अर बन जाता है। इसे आप एग्जाम्पल से देखिए, जैसे नरेंद्र है तो नर और इंद्र, नर में से र में मैंने ए स्वर को अलग कर लिया, इंद्र में से ई को अलग कर लिया, तो ए और ई मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं। ए और ई मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर न का न ऐसे आ गया, रह के अंदर एक ही मात्रा जुड़ी तो रे हो गया, और आधा न उधर ऐसे का ऐसा लिख दिया मैंने, तो ऐसे नरेंद्र बन गया। ऐसे ही महोदय का निर्माण होगा और ऐसे ही महर्षि का निर्माण होगा। उसके बाद में आपको ये जो और एग्जाम्पल है उनको आपको लिखकर इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट संधि देखते हैं अपन, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के 2 नियम है, इन 2 नियमों को आपको लिखना है, पढ़ना है और उसे समझना है। समझने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैसे स्वर व्यंजन में मिलकर मात्रा का रूप लेते हैं, तो आपको उसी कॉन्सेप्ट से सदैव और परमुजस्वी दोनों शब्दों का निर्माण करना है। जैसे कि द है तो द में आपने देखा है कि आ को मैंने अलग किया है और आ और ए मिलकर ऐ का निर्माण कर रहे हैं। द हलंत में ऐ की मात्रा जुड़ेगी तो ये सदैव बन जाएगा, ऐसे ही परमुजस्वी बन जाएगा। आपको और भी कई एग्जाम्पल है जिनको लिखकर इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आ गई यण संधि। तो अभी तक आपने देखा कि दोनों स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, जबकि यण संधि में क्या होता है, यदि ई उ री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। यानी ई के बाद में असमान स्वर आया, असमान स्वर का मतलब छोटी ई या बड़ी ई नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य स्वर आया तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा। ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आया तो ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। री के बाद में असमान स्वर आया तो री के स्थान पर र हो जाएगा। जैसे अधि प्लस अक्ष, तो अधि में ध हलंत और मैंने ई स्वर को अलग कर लिया, इधर अक्ष है तो आपने देखा कि ई के बाद में ये असमान स्वर आ रहा है तो ई का ये हो जाएगा। तो ऐसे कैसे आ गया, ध हलंत में, ध हलंत का मतलब ध आधा है तो आधा ध आ गया, और ये हलंत के बाद में पीछे आप देख रहे हैं क्या अ है, तो इस ये हलंत में अ जुड़ेगा तो ये पूरा ये बन गया, और क्ष का श आ गया तो ये अध्यक्ष का निर्माण हो गया। ऐसे अनु प्लस इक्षा से अन्विक्षा का निर्माण होगा। पितर और आज्ञा से पित्राज्ञा का निर्माण होगा। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का भी प्रयोग हो रहा है। यहाँ आप इसे थोड़ा देख लीजिए, जैसे पितर और आज्ञा, पितर धन आज्ञा है तो पितर में से तय के अंदर मैंने री स्वर को अलग कर लिया और इधर आज्ञा लिख दिया। अब जो आपको पता है री के बाद में असमान स्वर आता है तो र बन जाता है, तो इस री का र बन जाएगा, तो ये पी ऐसे का ऐसे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तय हलंत हो गया और इस री का र बन गया तो र हलंत हो गया।
तय हलंत और रे हलंत किसका निर्माण करेंगे? त्रय हलंत का निर्माण करेंगे। और इसमें ए जुड़ जाएगा तो त्रय का निर्माण होगा, लेकिन तय हलंत और रे हलंत रहेगा तो त्रय हलंत का निर्माण होगा। तो पी ऐसे कैसे आ गया? तय हलंत और रे हलंत ने मिलकर त्रय हलंत का निर्माण किया। त्रय हलंत में आ की मात्रा लगेगी तो ये त्रा हो जाएगा, और ज्ञा ऐसे कैसे आ जाएगा तो ये क्या हो गया? पित्रा गया। अब और एग्जाम्पल है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आती है यण संधि, यण संधि के बाद में आती है आपकी अयादि संधि। तो ए ऐ ओ औ के बाद में असमान स्वर आने पर उनके स्थान पर क्रम से ऐ आव औ आव हो जाता है। जैसे कि ए है, ए के बाद में असमान स्वर आया तो एक के स्थान पर ऐ हो जाएगा। ऐ के बाद में समान आए स्वर आया तो ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो ने प्लस एन, तो ने है तो ने के अंदर आपने न हलंत को अलग लिख दिया और एक की मात्रा अलग लिख दी। आपने देखा कि एक के स्थान पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो न ऐसे का ऐसा आ गया, एक के स्थान पे आई हो गया। तो न हलंत में अ जुड़ने पे पूरा न बन गया। यह हलंत में ये अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा यह बन गया, और ये न बन गया। ऐसे नयन का निर्माण हो गया। ऐसे ही नायक शब्द बनेगा, ऐसे ही पवन बनेगा। धऊ हुआ, धऊ में अक जुड़ा तो धऊ में से ध में से औ की मात्रा अलग कर ली, इधर अक आ गया। तो आपने पढ़ा है कि औ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो आव हो जाता है। तो ध हलंत में आ की मात्रा जुड़ने से ये धा हो गया, और वह हलंत में ये ए की मात्रा जुड़ने पे पूरा वह बन गया, और एक क बन गया। तो क्या बन गया? ये आपका बन गया धावक। तो इस तरह आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। संधि समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में संधि के नियम समझने हैं, और फिर आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। संधि से शब्दों का निर्माण करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम संधि के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सोल्व करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। धन्यवाद।